हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग क्लास सिक्स का ज्योग्राफी का पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर कर चुके हैं, यानी कि सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, पृथ्वी की गति, ये तीनों चैप्टर कर चुके हैं हम लोग। अगर ये तीनों वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले ये तीनों वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको मानचित्र समझ में आएगा। क्लास सिक्स आजकल जो है ना दोस्तों, एग्जाम में सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी के ही बुक से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्या, 100% एनसीईआरटी के ही बुक से पूछे जाते हैं, एकदम लाइन बाय लाइन, मतलब उठा के एनसीईआरटी की बुक से पूछ लेते हैं। तो इसीलिए दोस्तों एनसीईआरटी का बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों के लिए मैं एनसीईआरटी का बुक मतलब पूरी तरह से लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ। तो आप लोग इस चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले इस चैनल का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों चलिए हम लोग ये चौथा चैप्टर शुरू करते हैं। मानचित्र के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग क्लास को पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा मानचित्र। जैसे कि दोस्तों आज का चैप्टर रहने वाला है मानचित्र। पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल। इससे पहले अगर आप ग्लोब के बारे में नहीं देखे हैं तो इससे पहले हम 2 3 क्लास ले चुके हैं। तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके ये तीनों वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। जी बिल्कुल, जब पृथ्वी की पूरी तरह से अध्ययन करना चाहेंगे तो हमारे लिए ग्लोब बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, मतलब आवश्यक होगा, जरूरी होगा। जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिलों, शहरों तथा गांव के बारे में अध्ययन करेंगे तो हमको ग्लोब नहीं चाहिए। जब हम किसी एक ही क्षेत्र के बारे में, जैसे अपना देश है, अपना ही देश के बारे में अगर अध्ययन करेंगे, और देश के अंदर में जो राज्य होते राज्य को अध्ययन करेंगे, उस राज्य के अंदर में जो गांव होते गांव का अध्ययन करेंगे, उस गांव के अंदर में जो मतलब और भी शहर होते हैं, शहर के अंदर में गांव होते उसका अध्ययन करेंगे, तो उसके लिए हमको ग्लोब की जरूरत नहीं पड़ेगा। यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं, और इस चीज़ को हम लोग निर्धारित करने के लिए, जैसे कि किसी देश का निर्धारण करने, गांव का और किसी जिला का निर्धारण, राज्य का निर्धारण करने के लिए हमको मानचित्र का उपयोग करते हैं। किसका? मानचित्र का। पृथ्वी की सतह या इसके आगे कर लेते हैं थोड़ा। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। बिल्कुल सही है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक होती है। बिल्कुल जरूरी होते हैं, क्योंकि मानचित्र नहीं रहेगा तो हम किसी चीज़ को देख के कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। मानचित्र की ही सहायता से हम किसी दूसरी जगह जा सकते हैं। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरी मानचित्र में एक बड़े किताब की तरह तथ्य हो सकता है। जब आगे कर लेते हैं थोड़ा। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तब एक एटलस बन जाता है। यानी कि यहाँ से एक सवाल आपको पूछ सकता है कि एटलस कैसे बनता है, कि जब कई सारे मानचित्र के बुक को एक साथ रखा जाता है तब एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींचे गए मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ को नीचे वर्णित किया गया। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि एक मानचित्र 100 यानी कि एक मानचित्र 100 वर्ड के बराबर होते हैं। मतलब एक मानचित्र को आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं ना, उससे आप कई सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगर ये सारे 100 शब्द को अगर पढ़िएगा रट्टा मार के, तो ये सब शब्द 100 शब्द याद नहीं होगा आपको। लेकिन एक मानचित्र को आप अगर देख लेते हैं अच्छे तरीके से, तो इसके अंदर में जो 100 शब्द छुपा हुआ है ना, उन सारे 100 शब्दों को आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मानचित्र सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। मानचित्र को, जैसे कि इंडिया का मैप देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। मैप देख के आप सभी राज्य के नाम याद कर लें, उसकी राजधानी याद कर लेंगे, लेकिन ऐसे अगर रट्टा मार के याद कीजिएगा तो कभी याद नहीं होगा आपको। इसीलिए कहा जाता है मानचित्र बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा हम पेन चला दिए थे, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फिर अच्छे तरीके से। अगर आपके पास ये बुक है तो आप अपने बुक में देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भौतिक मानचित्र। मानचित्र के कई प्रकार होते हैं, उनमें से एक प्रकार है भौतिक मानचित्र।
तो भौतिक मानचित्र के अंतर्गत क्या आते हैं, आइए देखते हैं। यानी पृथ्वी की प्रकृति आकृति, जैसे कि भौतिक मानचित्र के अंदर में है पृथ्वी की प्रकृति आकृति, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। यहाँ याद रखिएगा, भौतिक और मानचित्र या उच्चावच मानचित्र किसे कहा जाता है। एग्जाम्पल में आपको पूछ लेगा ऐसे, भौतिक मानचित्र निम्नलिखित में से है, क्या है, जैसे कि पर्वत दे देगा, पठार देगा, मैदान दे देगा, नदी और दे देगा उपयुक्त में तो सभी, तो आपको सभी मारना है। यानी कि पर्वत, पठार, मैदान और नदी, ये सारे के सारे, और महासागर, ये सभी भौतिक मानचित्र के अंदर में आते हैं और इसे उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं अभी सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देख लीजिएगा, यहाँ से सवाल पूछे गए। अगला है कि राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र के अंदर में क्या आते हैं, ये देखते हैं। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं, कि जैसे राजनीतिक मानचित्र के अंदर में राज्य आ जाता है, नगर आ जाता है, शहर आ जाता है, गांव आ जाता है और विश्व के विभिन्न राज्य आ जाते हैं, तो उसे राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। देखो, भौतिक मानचित्र के अंदर में जैसे कि नीचे देख लीजिए, भौतिक मानचित्र के अंदर में पर्वत आ गया, पठार आ गया, मैदान आ गया, नदी आ गया और महासागर आ गया। और राजनीतिक मानचित्र के अंदर में राज्य आ गया, नगर आ गया, शहर आ गया, गांव आ गया और मतलब पूरी दुनिया का राज्य और उनके सीमाओं को दर्शाने वाले चित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ये दोनों याद रखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से, यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है थीमेटिक मानचित्र। यहाँ एक सवाल यहाँ से पूछे गए हैं, थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं, कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क का मानचित्र और वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र, इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र के अंदर में क्या कहते हैं, कि सड़क, जैसे सड़क का मानचित्र हो गया, वर्षा का मानचित्र, वन या उद्योग का मानचित्र, इन सारे चीज़ों के मानचित्रों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है, थीमेटिक मानचित्र। याद रखिएगा, इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, ये तीनों घटक को याद रखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिएगा आप। मानचित्र के कुल कितने घटक होते हैं, 3, दूरी, दिशा और प्रतीक। ये दूरी, दिशा, प्रतीक के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। मानचित्र के कितने घटक होते हैं ये याद रखिएगा, दूरी, दिशा और प्रतीक क्या होते हैं। पहला दूरी, दिशा और प्रतीक, ये दूरी, दिशा, प्रतीक क्या होते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला है कि दूरी क्या होता है, आइए पढ़ते हैं हम लोग। दूरी, मानचित्र एक आरेखन होता है। मानचित्र क्या होता है, एक आरेखन होता है जो पूरी विश्व या उसके भाग को छोटे कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे गए, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करनी हो, यानी कि करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर यहाँ तक पढ़े हम लोग, मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं उसके आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। उदाहरण के लिए हम लोग मान लेगा आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र एक सेमी स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाया जाता है। मतलब इसको मतलब 2 बराबर भागों में काटिएगा तो 10 को 2 से भगा देते तो 5 हुआ, एक भाग को 5 मिला, एक सेमी को 5 किलोमीटर तक दर्शाया गया। आपके रेखा का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी हो तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी को पता लगा सकते हैं, बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं आप पता। जैसे कोई 10 किलोमीटर की दूरी पर रखा हुआ है और वहाँ से आप अपनी दूरी को बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है। जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाया जाता है, तब हम
लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। और यहाँ से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, कि जब बड़े क्षेत्र वाले मतलब जब बड़े क्षेत्र वाले जैसे कि महाद्वीप या देशों को कागज़ पर उतारा जाता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। बड़े चीज़ के लिए छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। आगे देखिए, उदाहरण के लिए जैसे कि 5 सेंटीमीटर स्थल को 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। कि जब बड़े क्षेत्र वाले भागों यानी महाद्वीप और देशों को कागज़ पर उतारा जाता है, तब उसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। जब बड़े चीज़ों के उतारा जाता है तो उसे छोटे पैमाने का मानचित्र कहा जाता है। इसका विपरीत है, जैसे आगे देखिए कि बड़े पैमाने का उसका उल्टा है यानी विपरीत है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाया जाता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। और छोटे पैमाने जैसे कि अगर महासागरों या विश्व के किसी भी स्थलों को दिखाया जाएगा तो उसे छोटे पैमाने का उपयोग, जब हम लोग गाँव को अगर किसी चीज़ में दर्शाएंगे उसे छोटे पैमाने का प्रयोग किया जाता है। छोटे पैमाने के लिए बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। जैसे कि छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गाँव या शहर को कागज़ पर दिखाया जाता है तो यह स्थल 500 मीटर की दूरी पर मानचित्र यानी 5 किलोमीटर से दर्शाया जाता है, तो इस प्रकार के मानचित्रों को हम लोग बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जैसे कि 100 में 2 दिखाया गया तो 100 से बड़े से छोटे हो गया, जब बड़े से छोटे जब बड़ा से छोटा हो गया, यानी कि बड़ा मानचित्र को छोटे मानचित्र में दिखाया जाता है, तब उसको लिए क्या किया जाता है, बड़े मानचित्र का उपयोग किया जाता है। याद रखिए, यहाँ से बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ से मानचित्र से बनते हैं। आगे इसको देख लीजिएगा आप लोग। ये सामुदायिक केंद्र है, इधर पेड़ है, इधर खेल का मैदान है, विद्यालय है, ये सारे चीज़ दिया हुआ है। आगे देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट जो चीज़ हम लोग उसको पढ़ेंगे। आइए यहाँ देखते हैं। अब दिशा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिशा क्या होता है? अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, बिल्कुल, जिसके ऊपरी अक्ष उत्तर लिखा होता है। ऊपरी अक्ष को उत्तर लिखा, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, ऊपरी अक्ष को उत्तर लिखा जाता है और दक्षिणी अक्ष को दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो इसकी ये वाला कोने वाले के क्या कहा जाता है, उत्तर पश्चिम। उत्तर और पश्चिम है लिखा हुआ, उत्तर पश्चिम, और ये उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये वाला भाग पूर्व पश्चिम कहलाता है। ये गांव का मानचित्र है। ये आगे है कि यह तीर का निशान उत्तर को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जो उत्तर को दिखाता है उसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप उत्तर के बारे में जान लिए, जैसे कि ये उत्तर है, उत्तर के बारे में जान लिए, तो आप उसके नीचे में दक्षिण के बारे में भी जान लीजिएगा, और उसके साइड में पूरब के बारे में जान लीजिएगा, और उसके साइड में पश्चिम के बारे में भी जान लीजिएगा। ये कहने का मतलब है। आइए देखते हैं, पता लगा लीजिएगा। कहाँ तक पढ़े हम लोग? पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को दिखाया गया। जैसे हम लोग देख लिए उसको, प्रधान, और इसी को कहा जाता है क्या, प्रधान दिव्य बिंदु कहा जाता है, दिव्य बिंदु कहा जाता है। बीच की 4 दिशाएं जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इसकी बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की स्थिति पता लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। और इसे क्या कहा जाता था, प्रधान दिव्यांग बिंदु। आगे है, तो निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दूरी, दुकानों से विद्यालय की दिशा, मतलब कितना है आप लोग पता लगा लीजिएगा। आगे है, जहाँ इम्पोर्टेंट रहेगा हम आपको बता देंगे, उस पॉइंट को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। किसकी? दिक् सूचक की सहायता से। यहाँ से आपका प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होता है। किसकी सहायता से? दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगाया जा सकता है। यह एक यंत्र है। क्या है? दिक् सूचक क्या है? यह एक यंत्र है। किसी भी स्थान की पता लगाने के लिए हम लोग दिक् सूचक का प्रयोग करते हैं, जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई दिशा
हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में होता है। दिक्सूचक का जो है ना चुंबकीय सुई की दिशा उत्तर से दक्षिण दिशा में होता है। यहाँ से भी सवाल आपको पूछ लेगा, दिक्सूचक की चुंबकीय सुई की दिशा किधर होता है? उत्तर से दक्षिण की ओर। आगे अगला पढ़ते हैं हम लोग प्रतीक के बारे में। प्रतीक क्या होता है? यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। तीसरा प्रमुख घटक है, अभी पढ़े हम लोग। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल पटरियों या कुओं को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। दिखाना संभव नहीं है होता है, इसलिए वे निश्चित अक्षरों या छाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसके अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता कर सकते हैं। जी, अगर आप किसी भी क्षेत्र के बारे में अगर जानकारी आपको पता नहीं है तो आप किसी से भी पूछ भी नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको इन चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि नीचे में ये चिन्ह दिया हुआ है, इस चिन्ह से एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं। जैसे इन चिन्हों का सभी को याद रखिएगा अच्छा से, यहाँ से डायरेक्ट आपका सवाल बनते हैं एग्जाम में। जैसे आपको मैं बता देता हूँ अच्छा से, सबको याद रखना बहुत। जैसे इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। जल्दी फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको रख सकते हैं, और शायद इसको निकाल के जेरोक्स भी कर सकते हैं, ताकि आपके नज़र के सामने रहेगा तो आसानी से याद रहेगा आपको। जैसे कि दोस्तों रेलवे लाइन, और ये जो है ना काली पटरी बीच में थोड़ा थोड़ा जगह, और ये क्या है? बड़ी लाइन है। क्या है? इसको क्या कहा जाता है? बड़ी लाइन। तो आपको एक पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से बड़ी लाइन है, तो आपको दिया रहेगा 4 ऑप्शन में, तो आप जानिएगा, पहचान लीजिएगा, तब ना मारिएगा, लगाइएगा ऑप्शन सही कि बड़ी लाइन कौन है। उसके बाद ये है मीटर लाइन, ये बीच वाला इसका मीटर लाइन इस तरह का है, जैसे इस तरह से खींचा हुआ है, इस बीच में ऐसे करके है, तो ये मीटर लाइन है, याद रखिएगा। आगे है कि रेलवे स्टेशन, इस तरह का जब ऑप्शन में रहेगा तो आपका रेलवे स्टेशन, जैसे ये सेम इसी तरह से बना हुआ है ना, तो इसमें बीच में थोड़ा सा यहाँ रेलवे स्टेशन का जगह बना दिया है और बीच में ये दे दिया है, ये है रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा। सड़कें, जैसे कि पक्की सड़क, सड़कें क्या दो तरह की होती है, एक पक्की एक कच्ची होती है, तो ये पक्की सड़क का उदाहरण है। क्या है? ये पक्की सड़क का प्रतीक है, यानी चिन्ह है। और ये कच्ची सड़क का, जब ऐसे ऐसे बुंदा दिया रहता है, जैसे देख लीजिए ऐसे 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 सड़क, तो समझ लीजिए ये कच्ची सड़क है, ठीक है। उसके बाद क्या है आगे? सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसको कहा जाता है। उसके बाद ये बीच वाले को राज्य कहा जाता है, और अंतिम वाले को जिला कहा जाता है। जैसे पतली पतली लाइन दिया हुआ रहेगा उसे जिला कहा जाता है, और लाइन दिया हुआ है बीच में पॉइंट, फिर लाइन, फिर पॉइंट, फिर लाइन, फिर उसे राज्य कहा जाता है। जब ऐसे बड़ी लाइन, मोटी लाइन दिया रहेगा और मोटी सब बुंदा दिया रहेगा और फिर मोटी लाइन दिया रहेगा, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है, याद रखिएगा उसको। आगे है नदी, जैसे कि ये नदी है। कुआं, ये कुआं तो आप लोग जानते हैं, इसको तो कभी नहीं भुलाइएगा। तालाब, ये तालाब है। और नहर, ये तो जल्दी याद नहीं रहेगा आपको, इसलिए इसको बार बार देखिएगा, नहर। और ये है पुल का चित्र आपका, ठीक है। आगे है मंदिर, जैसे ये मंदिर है, मंदिर के बारे में जानते हैं आप लोग, गिरजाघर इसको कहा जाता है, ये तो पहचान लीजिएगा। और ये मस्जिद है। और ये क्या है? छतरी, इसको क्या कहा जाता है? छतरी। और आगे इसके ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट शब्द आ गया कि पोस्ट ऑफिस, जैसे कि पीओ, बहुत बार आप लोग फॉर्म भरने के लिए इस्तेमाल किए होंगे, देखे होंगे कि पोस्ट ऑफिस किसे कहा जाता है? पीओ करके रहेगा, ये पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस को लिए पीटीओ के लिए संकेत, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है, सांकेतिक भाषा। पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ के माध्यम से लिखा जाता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन को पीएस के द्वारा लिखा जाता है। पीएस वहीं पर लिखा रहेगा, जैसे फॉर्म में पीएस लिखा रहेगा, इसका मतलब आपको पुलिस स्टेशन लिखने के लिए कह रहा है। और आगे है बस्ती, ये आपका बस्ती है। ये इस तरह का गेम आप लोग खेले हैं, जैसे कि गेम मोबाइल में पहले के ज़माने में होता है ना, इसी तरह से आके गिरता है, इसके ऊपर में वो, इसके ऊपर में उसको, उसके ऊपर में इस तरह से। तो ये है बस्ती का चित्र। और ये कब्रिस्तान है, ये क्या है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान तो आप सभी को पता होगा, ये कब्रिस्तान है। उसके बाद आगे है पेड़, ये है पेड़। और ये है घास का मैदान।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या है कि ये सब याद जल्दी नहीं रहेगा ये सब, तो आपको बार बार जब देखिएगा ना तो ये ऑटोमेटिक आपको याद होते जाएगा, इसीलिए इसको बार बार देखिएगा, यहाँ से एग्जाम में सवाल बनते हैं 100%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़, आगे देखते हैं रूढ़ क्या होता है आगे। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं, और इन मतलब जितने चित्र हम लोग मानचित्र देखे ना, उन सारी चीज़ों को उसी रूट प्रतीक कहा जाता है। कुछ रूट प्रतीक चित्र 4.2 में दर्शाए गए हैं, 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है कि उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल, नीले रंग, यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल है, देखिए यहाँ से आपका एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछे गए कि नीले रंग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था, जलाशय के लिए किया जाता है। नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए, भूरे रंग का पर्वतों के लिए, पीले रंग पठार के लिए। देखिए पौ से पीले, पौ से पठार। हरा रंग का प्रयोग मैदान के लिए, जी हरा 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 भरा क्या रहता है, मैदान ही रहता है ना, तो ह से हरा, हरा हरा भरा मैदान रहता है, तो हरा रंग के लिए मैदान। और ये तो नीले रंग का लिए जलाशय, भूरे रंग पर्वत और पीले रंग पठार। पौ से पीले, पौ से पठार, तो ये आसानी से याद रहेगा आपको। और हरा रंग हरा भरा क्या रहता है, मैदान रहता है, ये दोनों तो आसानी से याद रहेगा। और बाद रही भूरा, भूरा क्या है, पर्वत, पर्वत भूरा, भूरा रंग के लिए पर्वत, और नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। आगे है रेखा चित्र। रेखा वो नहीं, लड़की नहीं, कोई लड़की का नाम नहीं है रेखा, ये रेखा चित्र है। रेखा चित्र एक आरेखंड है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थानीय को एक दूसरे के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ता की जानकारी नहीं है। आप मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा, आगे कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, क्या कहा जाता है, आरेखन। इस प्रकार कच्चे आरेख की बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है, इसे रेखा चित्र कहा जाता है। और बिना कोई पैमाने की चीज मतलब माध्यम से हम किसी चीज को खींच लेंगे आरेखित, उसे रेखा चित्र कहा जाएगा, उसे क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। जैसे कि दोस्तों ये खत्म हो चुका है। अब यहाँ हम लोग ये थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ है, खाका। खाका क्या होता है, आइए इसको पढ़ लेते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचे गए रेखा चित्र खाका कहा जाता है, और छोटे पैमाने का बड़े चित्र खींचा गया को खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। बड़े चित्र वाले मानचित्र में हमें जानकारी प्राप्त हो, छोटे नहीं जी, बड़े चीज जितना बड़े हो गए उतना ज़्यादा जानकारी मिलेगा आपको। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जिसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र नहीं दिखा सकता है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई को मानचित्र में कभी नहीं दिखाया जाता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। और जब कमरे के अंदर में लंबाई और चौड़ाई को नहीं दिखाया जाता, उसके लिए हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर खत्म हो चुका है। आइए थोड़ा सा नीचे में कुछ एमसीक्यू दिया हुआ है, उसको भी कर लेते हैं। वृक्षों के विवरण को दिखाने के लिए क्या है, वृक्षों के विवरण को दिखाने के लिए किस मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। तो इससे पहले हम लोग आगे में पढ़ चुके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थैमेटिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है वृक्षों के विवरण को दिखाने के लिए। आगे है कि नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है। अभी हम लोग पढ़े हैं नीले रंग का किसका, जलाशय को। पर्वत को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है, भूरे रंग। मैदान के लिए हरा भरा, इसको भूरे रंग, इसको नीले रंग, याद रखिएगा। तीनों ऑप्शन हम लोग देख लिए। और इधर आगे है कि दिक सूचक का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। किसके लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए दिक सूचक का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आगे है लास्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट है पैमाना क्या होता है, यानी पैमाना आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है, मानचित्र के लिए। अभी हम लोग पढ़े हैं इससे आगे कि पैमाना मानचित्र के लिए उपयोग किया जाता था।
पैमाना मानचित्र के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा, प्लीज़ दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगा, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा और किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के इंशाल्लाह ज़रूर डालूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों चलिए आप मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप अपनी तैयारी को सही ढंग से कीजिए, करते रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए, रोकिए नहीं।